कहानी की शुरुआत होती है साल 1914 से। एक जवान इंग्लिश लड़का जिसका नाम कभी नहीं बताया जाता 67 दिनों की लंबी नाव यात्रा करके साउथ अटलांटिक के एक सुनसान टापू पर पहुंचता है। यहाँ उसका काम है पूरे एक साल तक मौसम का रिकॉर्ड रखना। यात्रा के आखिरी दिन कप्तान उससे पूछता है, तुम किससे भाग रहे हो? लेकिन लड़का कुछ जवाब नहीं देता। जब वे टापू पर पहुंचते हैं तो पूरा क्रू उसका सामान पुराने केबिन तक पहुंचाने में मदद करता है। अजीब बात यह थी कि वहां न कोई पक्षी दिख रहा था और न ही मौसम अधिकारी उनका स्वागत करने आया। केबिन देखकर साफ लगता था कि उसे सालों से छोड़ दिया गया है। कप्तान को लगता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन इंग्लिश लड़का ठान लेता है कि वो यहीं रुकेगा। जांच करते हुए कप्तान और वो लड़का दूर से दिख रहे लाइट हाउस की ओर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें पत्थरों पर लिखा संदेश मिलता है, ग्रूनर का फव्वारा। लाइट हाउस पर दस्तक देने पर कोई जवाब नहीं मिलता तो वो दोनों दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। ऊपर जाकर उन्हें एक बूढ़ा आदमी सोता हुआ मिलता है। यही है ग्रूनर। वो बड़बड़ाता है, पानी में वापस जाओ। कप्तान उससे पिछले मौसम अधिकारी ऑल्डोर विगलैंड के बारे में पूछता है, जिसे वो वापस ले जाने आया था, लेकिन ग्रूनर बताता है कि वो टाइफस से मर गया और एक दिन बस गायब हो गया। इससे ज्यादा मदद न मिलने पर दोनों वापस लौट आते हैं। आखिरी बार कप्तान इंग्लिश लड़के को रोकने की कोशिश करता है और उसे बंदूक देना चाहता है, लेकिन लड़का मना कर देता है। अलविदा कहकर वो अपने केबिन में लौट आता है और मौसम मापने के औजार लगाने लगता है। जब वो लड़का अपने कमरे की दराज खोलता है तो उसे पिछले मौसम अधिकारी की छोड़ी हुई डायरी मिलती है। आग के पास बैठकर वो उसे पढ़ने लगता है। शुरू के कुछ पन्नों में सामान्य बातें लिखी थी, टापू के पौधों और जानवरों के बारे में। साथ ही एक फोटो भी थी जिसमें शादी का जोड़ा पहने एक औरत दिखाई देती है। पीछे लिखा था, मिसेस विगलैंड लव लव लव, यानी वो पिछले अधिकारी ऑल्डोर विगलैंड की पत्नी थी। लेकिन धीरे धीरे डायरी अजीब होती चली जाती है। उसमें समुद्र से निकलने वाले कुछ डरावने जीवों की तस्वीरें और नोट्स बने थे जो इंसानों पर हमला करते थे। और एक लाइन ने तो उसे हिला दिया, डार्विन गलत था। अगले दिन जब वो समुद्र तट पर मौसम का रिकॉर्ड ले रहा था तो उसे रेत पर बने गोल घेरे दिखाई देते हैं जिनमें सीपियां भरी थी। ये बिल्कुल परफेक्ट आकार में बने थे, मानो किसी ने जानबूझकर बनाए हों। रात को जब वो केबिन में खाना खा रहा था तभी उसे बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, गुर्राहट और लकड़ी की दीवार पर जोर जोर से चोटें। जैसे ही वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है, अचानक नीचे से किसी जीव का पंजा अंदर आता है। वही पंजा जैसा उसने डायरी की तस्वीरों में देखा था। कुछ ही देर में पूरा घर उन जीवों से घिर जाता है। डर के मारे वो जल्दी से बेसमेंट में भागता है और दरवाजा बंद कर देता है। ऊपर झांकने के लिए जब वो लकड़ी में बने एक छोटे छेद से देखता है तो सामने एक जीव भी उसी छेद से उसे घूर रहा होता है। तुरंत हिम्मत करके वो वहां से चाकू घोंप देता है। बाहर अभी भी कई जीव थे, इसलिए वो दरवाजे को रस्सी से बांध देता है और पूरी रात बेसमेंट में ही बिताता है। सुबह जब वो बाहर आता है तो घर के फर्श पर खून और रेत पर अजीब पैरों के निशान दिखते हैं। डरकर वो लाइट हाउस की ओर भागता है और ग्रूनर को आवाज लगाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। बहुत पुकारने के बाद ग्रूनर खिड़की खोलता है और गुस्से में उस पर पानी फेंककर कहता है, तुम्हें नाव पर ही रहना चाहिए था, और फिर दरवाजा बंद कर देता है। बेबस होकर इंग्लिश लड़का अपने केबिन लौट आता है और रात के लिए घर को मजबूत करने की तैयारी करने लगता है। अब वो लड़का अपने केबिन को हर हाल में बचाने की तैयारी करता है। वो सभी खिड़कियां सील कर देता है और घर के चारों ओर लकड़ी और किताबों का घेरा बनाता है जिस पर वो लैंप का तेल डाल देता है। अंदर आकर वो दरवाजा भी बंद कर लेता है और एक राइफल भरकर रखता है। रात होते ही समुद्री जीव फिर से हमला कर देते हैं। वे खिड़कियों और दरवाजे पर कूदकर उसकी लगाई गई रुकावटों को तोड़ने लगते हैं। लड़का शुरू में कुछ को गोली मार देता है, लेकिन उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी। तभी वो मशाल जलाकर बाहर फेंक देता है और उसके बनाए घेरे में आग लग जाती है। आग देखकर जीव पीछे हट जाते हैं, लेकिन वही आग उसके केबिन को भी अपनी लपटों में ले लेती है। भागते समय उसका हाथ भी जल जाता है। मजबूरी में वो रात समुद्र किनारे चट्टानों के पीछे बारिश में छिपकर बिताता है। सुबह लौटने पर उसे अपना केबिन पूरी तरह जलकर खाक मिलता है। वो अपना घायल हाथ रूमाल से बांधता है और राइफल लेकर चुपके से ग्रूनर का पीछा करने निकलता है। जैसे ही वो फव्वारे के पास उसे मारने की कोशिश करता है, अचानक एक समुद्री जीव उस पर हमला कर देता है। लेकिन ये जीव अलग था। ये एक मादा थी और उस पर इंसानों जैसा स्वेटर पहना हुआ था। वो उसे धक्का देकर हटाता है और बंदूक तान देता है। तभी ग्रूनर भी वहां पहुंचता है और अपनी बंदूक उस पर तान देता है। लड़का हार नहीं मानता। वो ग्रूनर को धमकाता है कि अगर उसने हथियार नहीं डाला तो वो उस मादा जीव को मार देगा। मजबूर होकर ग्रूनर हथियार नीचे रख देता है। लड़का कहता है कि अब साफ है कि उसे लाइट हाउस में साथ रहना होगा। वो बताता है कि उसके पास कई जरूरी सामान और खाने पीने का सामान है जिसे वो शेयर कर सकता है। ग्रूनर उस जीव को कुत्ते की तरह बुलाकर यह साबित करता है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाती। सचमुच वो मादा जीव उसकी बात मानती है। इस पर ग्रूनर मान जाता है और उसे लाइट हाउस में रहने की इजाजत देता है। जाते जाते वो इंग्लिश लड़के को नया नाम देता है, फ्रेंड। वो दोनों साथ मिलकर जल चुके केबिन से जितना भी सामान बचा सकते हैं उठा लेते हैं। इस बीच फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि उसे यकीन है पिछला मौसम अधिकारी ऑल्डोर विगलैंड टाइफस से नहीं मरा था, बल्कि अकेलेपन और जीवों के हमले में खत्म हो गया। वो इसे ग्रूनर की गलती मानता है, लेकिन ग्रूनर इस बात से न सहमत होता है और न ही इनकार करता है। ग्रूनर बस इतना कहता है कि जल्दी चलो क्योंकि रात होने वाली है। कुछ दिन बाद फ्रेंड लाइट हाउस के अंदर सो रहा होता है। तभी वो मादा समुद्री जीव उसके जले हुए हाथ को छांटकर ठीक करने लगती है। उसकी लार में जादुई तरह की हीलिंग पावर थी। तभी ग्रूनर अंदर आता है और बताता है कि फ्रेंड पूरे 2 दिन तक सोता रहा है, इतना कि उसने खुद पर पेशाब भी कर दिया। वे ऊपर जाकर गोलियों की गिनती करते हैं और जीव के बारे में बात करते हैं। ग्रूनर कहता है कि वो उस जीव से सच में बात नहीं कर सकता, बस उसे आदेश दे सकता है। वो बिल्कुल एक कुत्ते की तरह है जो चाहे कितना भी बुरा बर्ताव करो फिर भी अपने मालिक के पास लौट आता है। लेकिन फ्रेंड उसे हैरानी से देखता है और समझाने लगता है कि ये समुद्री जीव अलग थलग रहकर अपनी ही तरह से जिंदा रहने के लिए विकसित हुए होंगे। ग्रूनर को ये बातें पसंद नहीं आती और वो फ्रेंड को बालकनी पर ले जाकर समझाता है कि इन जीवों को किसी भी तरह की रोशनी से नफरत है, चाहे वो सूरज की हो या लाइट हाउस की। फ्रेंड उससे पूछता है कि जब 4 दिन पहले जहाज आया था तो उसने उसके साथ क्यों नहीं लौटना चाहा? ग्रूनर मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर सभ्यता इतनी अच्छी है तो तुम उसे छोड़कर क्यों भाग आए? वो कहता है कि उसे यही जिंदगी पसंद है जहां वो अपने भाग्य का मालिक है। फ्रेंड कहता है, ठीक है तुम रह सकते हो, लेकिन अगली बार जब कोई जहाज आएगा तो मैं उसे इशारा करके रोकूंगा। इस पर ग्रूनर हंस पड़ता है और बताता है कि यहाँ जहाज कभी आते ही नहीं। ये लाइट हाउस तो सिर्फ पैसों का घोटाला करने के लिए बनाया गया था। दिन बीतते जाते हैं और फ्रेंड धीरे धीरे नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करता है। वो लाइट हाउस की जांच करता है, अपने लिए झूले जैसा बिस्तर लगाता है, एक पुराना डाइविंग सूट ढूंढता है और दीवार पर दिन गिनना शुरू कर देता है। इस बीच वो उस जीव के साथ दोस्ताना व्यवहार करने का भी आदी होने लगता है। रात होते ही ग्रूनर उसे बंदूक देता है और बालकनी पर ले आता है। वहां चारों ओर मशालें जली होती हैं और लाइट हाउस की बड़ी रोशनी भी चमक रही होती है। हथियारों से पूरी तरह लैस होकर ग्रूनर बताता है
अब ये जीव आने वाले हैं, जब तक वो करीब ना आ जाए तब तक गोली मत चलाना, बस कुछ को गिरा दो, उसके बाद ये आपस में ही एक दूसरे को खा जाएंगे। लाइट हाउस की बालकनी पर वही मादा जीव खड़ी होकर अजीब आवाजें निकाल रही थी। फ्रेंड को शक होता है कि शायद बाकी समुद्री जीव हमला इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वे उसे बचाने आए हैं, लेकिन जैसे ही हमला शुरू होता है ग्रूनर तुरंत गोलियां चलाने लगता है। डर के मारे फ्रेंड पीछे हट जाता है और अंदर जाकर बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो ग्रूनर गुस्से से भरा खड़ा होता है। वो कहता है, मैं यहाँ किसी का बोझ नहीं उठाऊंगा, चाहे तुम कितना भी खाना या शराब लेकर आओ, और उसे आदेश देता है कि पानी भरकर लाओ। फ्रेंड मजबूरी में बाहर जाकर पानी लाता है, लेकिन जब लौट कर आता है तो उसे सच्चाई का झटका लगता है। ग्रूनर उसी मादा जीव के साथ सो रहा था। रात को ग्रूनर उसे आखिरी मौका देता है। दोनों फिर से बालकनी पर जाते हैं, मगर इस बार जैसे ही जीव हमला करते हैं ग्रूनर खुद पीछे हटकर दरवाजा बंद कर देता है और फ्रेंड को बाहर अकेला छोड़ देता है। पूरी रात लड़ाई चलती है, लेकिन सुबह जब ग्रूनर दरवाजा खोलता है तो फ्रेंड खून से लथपथ मगर जिंदा खड़ा होता है और जीत चुका होता है। इसके बाद दोनों एक तरह की दिनचर्या बना लेते हैं। दिन में फ्रेंड छोटे मोटे काम करता है और रात को दोनों मिलकर जीवों से लड़ते हैं, लेकिन फ्रेंड अक्सर सोचता है कि वो यहाँ शांति ढूंढने आया था और मिला उसे सिर्फ नर्क। अजीब बात यह थी कि जीव हर रात हमला नहीं करते। पूरे 2 हफ्ते ऐसे ही निकल गए बिना किसी हमले के। इस दौरान लकड़ी जुटाने के साथ साथ फ्रेंड ने समुद्र किनारे से व्हेल की हड्डियां भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। फ्रेंड को समझ नहीं आता कि ग्रूनर कैसे इन जीवों पर इतनी बेरहमी से हमला करता है और उसी वक्त उनमें से एक के साथ सोता भी है। उसके ठंडे शरीर को छूना भी अजीब लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे वो खुद भी उस मादा जीव के करीब आने लगता है। वो उसे एक नाम भी देता है, एनरिस। एक रात दोनों शतरंज के खेल में इतने खो जाते हैं कि लाइट हाउस की लाइट जलाना ही भूल जाते हैं। नतीजा ये हुआ कि समुद्री जीव अचानक हमला कर देते हैं। किसी तरह दोनों लाइट हाउस में छिपकर जान बचाते हैं, लेकिन इस हमले में ग्रूनर की टांग घायल हो जाती है। अगली सुबह जब एनरिस ग्रूनर के जख्मों को अपने जादुई इलाज से ठीक कर रही होती है, उसी दौरान फ्रेंड कहता है कि अब ज्यादा दिन वे जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि गोलियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। बाद में वो समुद्र तट पर जाता है, जहां उसे रेत में एक हार मिलता है और कुछ दूर एक नाव दिखाई देती है। वो तुरंत लाइट हाउस में दौड़कर जाता है और फ्लेयर गन लेकर बाहर आता है ताकि मदद का इशारा कर सके, लेकिन ग्रूनर उसे रोक देता है। ग्रूनर गुस्से में कहता है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, उसे यहाँ सब कुछ मिल गया है और वो और लोगों को इस टापू पर नहीं चाहता। जब वो फ्रेंड पर झपटता है तो एनरिस गुस्से में गरज उठती है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। कुछ दिनों बाद फ्रेंड सुनता है कि ग्रूनर एनरिस पर चिल्ला रहा है और उसे मार रहा है। एनरिस गुस्से में लाइट हाउस से बाहर भागती है और फ्रेंड उसके पीछे जाता है। वह अपना राइफल पत्थर पर रखकर धीरे से उसके पास जाता है और उसे दिखाता है कि उसने व्हेल की हड्डियों से एक छोटी नाव बनाई है। एनरिस उस आकार को पहचानती है और उसे समुद्र तट के एक गुप्त जगह पर ले जाती है, जहां एक असली टूटी हुई नाव पड़ी होती है। फ्रेंड ये देखकर खुश होकर वापस जाता है और ग्रूनर को बताता है, लेकिन ग्रूनर कहता है कि उसे पहले से पता था। वो बताता है कि उस नाव से एक पुर्तगाली आदमी भागने की कोशिश में आया था, लेकिन समुद्री जीवों ने उसे मार डाला। वो जहाज डायनामाइट से भरा था, लेकिन अब सारा सामान पानी में डूबा हुआ है। फ्रेंड उसे बताता है कि उसने लाइट हाउस में एक पुराना डाइविंग सूट पाया है और अगर वह उसे पहनकर नीचे जाए तो डायनामाइट निकाल सकता है, जिससे इन राक्षसों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। लेकिन ग्रूनर इस प्लान को बेकार और जानलेवा कहकर मना कर देता है। अगले दिन फ्रेंड खुद ही नाव की मरम्मत करने लगता है, लेकिन तभी वह सुनता है कि एनरिस झरने के पास गा रही है। वो अपना शर्ट उतारकर पानी में उसके साथ उतर जाता है। ये सब ग्रूनर खिड़की से देख लेता है और जलन में भर जाता है। उसी रात ग्रूनर झूठी मुस्कान के साथ फ्रेंड के पास आता है और उसे डाइविंग सूट फेंकते हुए कहता है कि उसने अपना मन बदल लिया है, लेकिन असल में वो उसे मरवाने की साजिश कर रहा होता है ताकि एनरिस सिर्फ उसी की हो जाए। दोनों नाव लेकर जहाज के मलबे वाले इलाके में पहुंचते हैं। फ्रेंड डाइविंग सूट पहनकर गहराई में उतरता है और वहां उसे डायनामाइट से भरे कई बॉक्स मिलते हैं। तभी 2 छोटे समुद्री जीव उसके पास तैरते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। हवा कम होने लगती है तो फ्रेंड 3 बार रस्सी खींचता है। ये मदद के लिए संकेत था, लेकिन ग्रूनर जानबूझकर इसे अनदेखा करता है। मजबूरी में फ्रेंड डाइविंग सूट छोड़कर ऊपर नाव तक तैरकर आता है। लाइट हाउस पहुंचकर वे डायनामाइट के बॉक्स खोलते हैं। जैसा सोचा गया था, एक बॉक्स पानी में गिला हो चुका था, लेकिन बाकी ठीक थे। वे डायनामाइट को घर के बाहर 2 लाइनों में दबा देते हैं, एक दीवार के बहुत पास। सर्दी आती है और बर्फ गिरने लगती है। पूरे 1 हफ्ते तक समुद्री जीव हमला नहीं करते। एक सुबह फ्रेंड पाता है कि ग्रूनर रात भर बालकनी पर बैठा रहा और हाथ डायनामाइट डिटोनेटर पर रखा था, लगभग खुद को जमी हुई ठंड में मार डालने वाला। फ्रेंड उसे समझाकर अंदर भेजता है, लेकिन पहले डिटोनेटर की तारें डिस्कनेक्ट कर देता है। 3 हफ्ते और बीत जाते हैं बिना किसी जीव के हमले के। ग्रूनर एनरिस को मारता है, सोचकर कि उसने अपने दोस्तों को चेतावनी दी होगी, और तय करता है कि अब उन्हें जाल लगाना होगा। उस रात फ्रेंड खुले दरवाजे के पास लैंपों के घेरे में खड़ा रहता है और ग्रूनर एनरिस को बालकनी पर ले जाता है ताकि वो गा सके, लेकिन अचानक हवा से कुछ लैंप बुझ जाते हैं और जीव इस मौके का फायदा उठाकर लाइट हाउस में घुस आते हैं। फ्रेंड ऊपर जाते हुए गोलियां चलाता है और ग्रूनर डायनामाइट को फटा देने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। तब उसे अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाना पड़ता है, जब तक फ्रेंड तारें फिर से जोड़ नहीं देता। जैसे ही तार जुड़ते हैं, दूर की लाइन वाली डायनामाइट फट जाती है और अधिकांश जीव नष्ट हो जाते हैं। जश्न मनाते हुए ग्रूनर फिर से लीवर खींच देता है, फ्रेंड की चेतावनी के बावजूद, और पास की लाइन फट जाती है। धमाके से दोनों बेहोश हो जाते हैं। सुबह उठकर वे बाहर जाकर नुकसान देखते हैं। ग्रूनर बची हुई किसी भी जीव को मार रहा होता है, लेकिन फ्रेंड जब एक जीव के पास हड्डियों की बनी माला देखता है जो उसकी बुद्धिमत्ता का संकेत थी, तो उसे मारने का मन नहीं करता। गुस्से में ग्रूनर माला पानी में फेंक देता है। उस रात समुद्री जीव हमला नहीं करते, लेकिन फ्रेंड और ग्रूनर दूर से एनरिस की उदास आवाज सुनते हैं। वो समुद्र तट पर कहीं रो रही होती है। ग्रूनर बताता है कि उसने एनरिस को बचपन में इसी तरह रोते हुए जाल में फंसा पाया था। वो हमेशा ऐसे ही करती है, खूब रोती है, लेकिन फिर वापस लौट आती है। फ्रेंड सोचता है कि शायद वो शोक मना रही है। अगले दिन समुद्र तट पर चलते हुए फ्रेंड 2 छोटे समुद्री जीव देखता है। दोस्ती करने की कोशिश में वह उनके लिए रेत पर पत्थरों का एक गोला बनाता है और बीच में अपनी छोटी व्हेल हड्डियों की नाव रख देता है। फिर वह लाइट हाउस लौटता है। वहां ग्रूनर केवल दिखावे के लिए उनकी राइफल्स में नकली गोलियां भर रहा होता है ताकि डर कायम रहे। फ्रेंड इसे नजरअंदाज करके बालकनी पर जाता है और दूर अपनी छोटी नाव को दूरबीन से देखता है, वहीं जैसी उसने छोड़ी थी। अगली सुबह फ्रेंड पाता है कि ग्रूनर शराब पीकर सो गया है और पास में कार्ड गिरा है। कार्ड बॉक्स में वही फोटो है जो उसने अपने केबिन में देखी थी, लेकिन इस बार महिला अकेली नहीं है, उसके पति भी उसके साथ हैं। पीछे लिखी लाइन लव 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 भी वही है। इसी समय फ्रेंड को एहसास होता है ग्रूनर असली नाम नहीं है और पिछला मौसम
अधिकारी मर नहीं गया। ग्रूनर वही है जो अकेलेपन और हानि की वजह से पागल हो गया। इस सच को जानकर फ्रेंड दीवार पर लिखा हुआ दिन गिनना मिटा देता है। बाद में समुद्र तट पर जाते हुए वह देखता है कि पत्थरों का गोल खाली है। जीवों ने छोटी हड्डियों की नाव ले ली है। दूर छोटे जीव को देखकर फ्रेंड अपना मशाल पत्थरों के बीच छोड़ देता है और हाथ ऊपर करके दिखाता है कि वो कोई खतरा नहीं है। छोटा जीव उसके पास आता है और जल्दी ही कई अन्य जीव भी दिखाई देते हैं, जिसमें एनरिस भी होती है, जो अब बहुत अधिक आत्मविश्वासी लग रही थी। बच्चा फ्रेंड को देने ही वाला था कि ग्रूनर अचानक राइफल से गोली चला देता है। फ्रेंड उसे रोकते हुए कहता है कि पीछे हटो, तुम गलत हो, ये जीव दोस्ताना है। लेकिन ग्रूनर उसकी नहीं सुनता और एनरिस को घर वापस जाने का आदेश देता है। एनरिस उसका पालन नहीं करती। ग्रूनर बहुत गुस्से में होता है और लाइट हाउस की ओर दौड़ता है, बड़बड़ाते हुए। कोई ग्रूनर को नहीं छोड़ता, ग्रूनर छोड़ता है। फ्रेंड फिर से जीवों के दोस्त बनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्रूनर की गोली से छोटा जीव छाती में लग जाता है और गिर पड़ता है। सभी समुद्री जीव फिर से पानी में लौट जाते हैं, जिसमें एनरिस भी शामिल है। वह फ्रेंड के साथ आखिरी नजरें मिलाकर सिर्फ 1 सेकंड रुकती है और फिर पानी में चली जाती है। गुस्से में फ्रेंड लाइट हाउस लौटता है और ग्रूनर पर हमला करता है, लेकिन ग्रूनर उसे हरा देता है। जैसे ही ग्रूनर उसे कुल्हाड़ी से मारने ही वाला होता है, फ्रेंड उसका असली नाम कह देता है और बोलता है, ऑल्डोर विगलैंड कोई हत्यारा नहीं है। ये शब्द सुनकर ग्रूनर चौंक जाता है और बार बार लव 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 दोहराता है। फिर वह दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है और खुद को समुद्री जीवों के हवाले कर देता है। फ्रेंड दरवाजा बंद कर देता है और जीवों के हमले की आवाज सुनकर समझ जाता है कि अब ग्रूनर चला गया और वो अकेला रह गया है। समय बीतता है। कुछ समय बाद 3 अधिकारी लाइट हाउस में आते हैं और फ्रेंड को उठाने की कोशिश करते हैं। वे यहाँ नए मौसम अधिकारी को फ्रेंड की जगह नियुक्त करने आए हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि फ्रेंड ही ग्रूनर है। फ्रेंड उन्हें सच नहीं बताता, बल्कि वो कहता है कि पिछला मौसम अधिकारी टाइफस से मर गया था। अधिकारियों में से मुख्य अधिकारी कमरे की हालत देखकर फ्रेंड को फटकारता है और बताता है कि वे युद्ध में हैं। फ्रेंड बालकनी पर जाता है और दूर समुद्र में कई जहाज देखता है। फिल्म का अंत होता है एनरिस के साथ, जो समुद्र तट पर दौड़ती है और फिर पानी में कूद जाती है।